हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर फैसल। और आज हम पढ़ेंगे वेरी कॉमन ड्रग जो यूज़ करते हैं हम, जो कि है लिवोसिट्रिजिन, है ना। लिवोसिट्रिजिन का यूज़ जनरली एलर्जिक रिएक्शन के लिए किया जाता है। मतलब जैसे कि हमको ज़ुकाम होता है तो रनी नोज़ होती है और आंखें लाल लाल हो जाती है, या फिर बॉडी में इचिंग होती है, तो इसके लिए हम देते हैं पेशेंट को लिवोसिट्रिजिन। ठीक है। तो लिवोसिट्रिजिन क्या होता है, पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे उसका। लिवोसिट्रिजिन क्या है? लिवो आइसोमर ऑफ सिट्रीजिन है ना। यानी जो लिवो आइसोमर ऑफ सिट्रीजिन होता है वो लिवोसिट्रीजिन होता है। अब सिट्रीजिन क्या होता है? सिट्रीजिन एक सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक है। मतलब क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में हिस्टामिन रिलीज होता है ना, तो उस हिस्टामिन को रोकने के लिए जो सेकंड जनरेशन की ड्रग यूज की जाती है वो क्या है? सिट्रीजिन है। और लिवोसिट्रीजिन क्या है? उसका लिवो आइसोमर है ना। सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक क्या होती है? नॉन सेडेटिव होती है, क्योंकि ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती है। कौन सी? सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक। तो लिवोसिट्रिजिन क्या है? नॉन सेडेटिव है। मतलब क्या हुआ? सेडेटिव मतलब क्या होता है? मतलब कोई भी ड्रग लेने से हमें नींद आती है, तो जो लिवोसिट्रिजिन है वो नींद को प्रोड्यूस नहीं करेगी। हाँ, कुछ मात्रा में ये क्या करेगी? ड्राउजीनेस प्रोड्यूस करेगी, है ना। और इसका जो है तो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है। मतलब जनरली हम लिवोसिट्रिजिन कैसे देते हैं? ओडी में देते हैं, वंस इन अ डे, है ना। मतलब 24 आवर में एक बार देते हैं। इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हमें देखने मिलता है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, लिवोसिट्रिजिन काम कैसे करता है। तो देखो ये लग रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बहुत इजी है। लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा हमको। तो जब भी कोई एलर्जन होता है, एलर्जन क्या हो सकता है? कोई भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल है ना, जो हमारे एयरवे के थ्रू अंदर गया है, उससे हमको कोई भी एलर्जी हो रही है ना। तो कोई भी एलर्जन हमारी बॉडी में किसी भी तरह से एंटर करता है तो एक्ट एज एंटीजन, यानी एंटीजन के समान वो काम करता है और इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, कोई भी एलर्जन हमारी बॉडी में गया, वो एंटीजन के समान काम किया और हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट किया, है ना। और अ, जो इसकी प्रोसेस है इम्यून सिस्टम के स्टिमुलेट होने की, इसकी जो फाइनल प्रोसेस होती है, तो बी सेल को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। और बी सेल क्या करता है? क्या रिलीज करता है? आईजीई एंटीबॉडी रिलीज करता है बी सेल, है ना। पहले क्या हुआ? एलर्जन गया हमारी बॉडी में, उसने एंटीजन के समान काम किया, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट किया, और फाइनली क्या किया? बी सेल को स्टिमुलेट किया, जिसने क्या किया? आईजीई एंटीबॉडी रिलीज किया। फिर हमारी बॉडी में हम जानते हैं मास्टर सेल होती है। मास्टर सेल में क्या होता है? ग्रेन्यूल्स बने होते हैं जिसमें हिस्टामिन हिस्टामिन होता है। तो मास्ट सेल में कई रिसेप्टर होते हैं, जिसमें एक होता है एफसी एप्सिलॉन नॉट, एफसी एप्सिलॉन रिसेप्टर, है ना। एफसी एप्सिलॉन आर बाइंडिंग साइड होती है इसमें, जिसमें जाके क्या जुड़ता है? आईजीई एंटीबॉडी जुड़ता है, किसमें? मास्टर सेल में, है ना। जिससे मास्टर सेल का डी ग्रेनुलेशन होता है, और क्या रिलीज होता है? हिस्टामिन रिलीज होता है। कहाँ से? मास्टर सेल से, है ना। अब ये जो हिस्टामिन है वो क्या करेगा? टारगेट सेल पे एक्शन करेगा, टारगेट सेल पे एक्ट करेगा, और क्या करेगा? न्यूरल स्टिमुलेशन को बढ़ा देगा, क्या? हिस्टामिन, है ना। देखो ये जो है तो जो अभी तक के प्रोसेस हो रही थी, ये सेल के बाहर हो रही थी। अब ये सेल है ना। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है ना। सेल मेम्ब्रेन पे H1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, यानी हिस्टामिन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है ना। 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर होते हैं इसके। तो ये क्या करेगा? हिस्टामिन जाके इससे अटैच हो जाएगा, जिससे क्या होगा? ये पीएलसी सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। अब ये पीएलसी सिस्टम क्या होता है? अपन देखो नेक्स्ट पेज पे अपन ने इसको लास्ट में लिख के रखे हैं, ये सारी टर्मिनोलॉजीज, है ना। पीएलसी सिस्टम क्या होता है? फास्फोलाइपेज सी सिस्टम, है ना। फास्फोलाइपेज सी सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, क्या? हिस्टामिन जो अंदर सेल में एंटर किया, है ना। उसके बाद में पीआईपी2 को क्या करता है? ये क्लीव कर देता है, तोड़ देता है, किसमें? आईपी3 और डैग में, है ना। अब ये पीआईपी2 आईपी3 और डैग क्या होता है? देखो ये लिखा हुआ है आपने। पीआईपी2 बोले तो फॉस्फेटिडिल आयनोस्टॉल बाइफॉस्फेट, है ना। और आईपी3 मतलब आयनोस्टॉल ट्राइफॉस्फेट, है ना। और डैग मतलब डाई एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, अब हम शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे इसको, तो पीआईपीटी को क्या करता है? आईपी3 और डैग में तोड़ देता है, क्लीव कर देता है। उसके बाद क्या होता है? जो आईपी3 होता है ना, यानी आयनोस्टॉल ट्राइफॉस्फेट होता है, वो क्या करता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाके
क्या करता है, IP3 रिसेप्टर होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उस पे जाके अटैच हो जाता है IP3 यानी आइनोस्टॉल ट्राइफॉस्फेट, और स्टिमुलेट करता है उसको, किसको, उसके जो रिसेप्टर होता है इसको स्टिमुलेट करता है। उससे क्या होता है, जो अंदर का कैल्शियम होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो उस रिसेप्टर के थ्रू बाहर आ जाता है। कहा जाता है सेल के अंदर, है ना, किस में से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से निकल के सेल के अंदर आ जाता है। ये कैल्शियम जमा हो गया। अब एक क्या था, डैग, है ना। अब डैग क्या करता है, जाके कहाँ जुड़ गया, ये सेल मेम्ब्रेन पे जुड़ गया, है ना। इसने क्या किया, पीकेसी को स्टिमुलेट किया। अब पीकेसी क्या है, देखो, तो देखो पीकेसी का फुल फॉर्म तो लिखा नहीं हमने, पीकेसी का होता है प्रोटीन काइनेस सी, है ना। तो डैग क्या किया, सेल मेम्ब्रेन पे जुड़ के प्रोटीन काइनेस सी को स्टिमुलेट किया, है ना, जिसकी वजह से जो प्रोटीन काइनेस सी है उसने इंड्यूस किया या स्टिमुलेट किया किसको, कैल्शियम चैनल को। अब ये कैल्शियम कौन चैनल कौन सा है, इनवर्ट गोइंग कैल्शियम चैनल है ना, ये कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन पे है। अब क्या हुआ, जो उसकी वजह से कैल्शियम बाहर था वो अंदर आ गया, कहाँ पे, सेल के अंदर आ गया, है ना। जिसकी वजह से क्या हुआ, इंट्रा सेलुलर कैल्शियम लेवल बढ़ गया। देखो इधर से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर से भी कैल्शियम इधर आ रहा है सेल के बाहर, मतलब सेल के अंदर ही है लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर आ गया ना कैल्शियम ये वाला। फिर इधर से जो बाहर का कैल्शियम था वो भी इसके अंदर आ गया, तो क्या हुआ, सेलुलर इंट्रासेलुलर जो था कैल्शियम लेवल बढ़ गया। अब ये कैल्शियम बढ़ने के कारण क्या हुआ, इसने अलग अलग जगह पे एक्ट किया। अगर इसने न्यूरॉन पे एक्ट किया इस कैल्शियम ने, तो क्या करेगा, एलर्जिक रिस्पॉन्स बढ़ा देगा। एलर्जिक रिस्पॉन्स बोले तो ईचिंग होगी, स्नीजिंग होगी, है ना, या तो खुजली आएगी या फिर छींकें आने लगेगी। अगर इसने ग्लैंड पे एक्ट किया इस कैल्शियम ने, तो क्या होगा, ग्लैंडुलर सेक्रेशन को बढ़ा देगा, है ना। अगर इसने वेस्कुलर स्मूथ मसल पे एक्ट किया इस कैल्शियम ने, तो किसको एक्टिवेट करेगा, एंडोथेलियम को एक्टिवेट कर देगा। इस एंडोथेलियम के एक्टिवेशन से क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होगा, और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करेगा, वेसोडाइलेशन को वेसोडाइलेटेशन को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से कंजेशन होगा, स्नीजिंग होगी, स्टफी नोज होगी, है ना। तो ये सारी चीजें जो एलर्जिक रिस्पॉन्स है इसको करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई, कैल्शियम की हो गई। अब ये कैल्शियम आया कहाँ से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या बाहर से आया, है ना। अब ये सारी प्रोसेस हुई क्यों, ये इसलिए हुई क्योंकि ये पीएलसी सिस्टम एक्टिवेट हुआ। अब पीएलसी सिस्टम एक्टिवेट क्यों हुआ, कि H1 रिसेप्टर पे हिस्टामिन आके जुड़ा। अब अगर ऐसा हो कि हिस्टामिन H1 रिसेप्टर पे आके जुड़े ही ना, तो कितना अच्छा होगा। ये जो अंदर की सेल के अंदर की रिएक्शन है, ये रिएक्शंस होगी ही नहीं, क्योंकि क्या होगा, H1 रिसेप्टर पे आके हिस्टामिन नहीं जुड़ा तो ये H1 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से अंदर की प्रोसेस नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, लिवोसिट्रिजिन जब पेशेंट को देते हैं तो ये बाइंड विद H1 रिसेप्टर, है ना। ये लिवोसिट्रिजिन क्या करता है, H1 रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाता है और उसको ब्लॉक कर देता है H1 रिसेप्टर को, जिसकी वजह से क्या होता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स ब्लॉक हो जाते हैं ना। ओवरऑल हमको यही समझना है कि जो लिवोसिट्रिजिन है वो सेल मेम्ब्रेन पे आके H1 रिसेप्टर पे जुड़ जाता है, जिसके कारण से एलर्जिक रिस्पॉन्स शो नहीं होता, है ना। उसके बाद में हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। अब फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, हमने पढ़े थे एड में, यानी एड्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, है ना। यानी कोई भी हम ड्रग लेते हैं तो हमारी बॉडी में जाके सर्कुलेशन में कैसे जाती है, और हमारी बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस उसका बाहर कैसे निकलता है, इसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, है ना। तो हम लिवोसिट्रिजिन की फार्माकोकाइनेटिक्स देखेंगे। ये एक्सटेंसिवली एब्जॉर्ब्ड होती है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी हाई होती है इसी के कारण, है ना। मतलब क्या होता है, इसका जो है तो डिस्ट्रक्शन बहुत हमारी बॉडी में कम होता है, जिसकी वजह से इसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है दूसरी ड्रग के कंपेयर में। और ये क्या करता है, लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स को शो करता है ना। मतलब इसका क्या है, यूनिवर्सली फिक्स्ड डोज है, यानी इसका एक यूनिवर्सल डोज है। अभी यूनिवर्सल डोज जो है तो जनरल पेशेंट्स के लिए है। अब अगर अगर कोई ऐसा पेशेंट हुआ जिसको किडनी वगैरह की प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए फिर डोज अलग रहेगा, है ना। इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो 14% से कम होता है, जिसकी वजह से शो लेस ड्यू ड्रग इंटरेक्शन विद एंजाइम इनहिबिटर्स एंड इंड्यूसर्स। इसका जो है तो मेटाबॉलिज्म 14% से कम होने के कारण ये दूसरी ड्रग्स के साथ में रिएक्शन बहुत कम शो करता है या नहीं के बराबर करता है, जिसकी वजह से हम किसी भी ड्रग्स के साथ लिवोसिट्रिजिन दे सकते हैं। इंटरेक्शन बोले तो जैसे देखो इट्राकोनाजोल किसके साथ रिएक्ट करता है, पेंटापेरोजोल के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन लिवोसिट्रिजिन जो है तो बहुत कम करता है या नहीं करता है, ऐसा समझ लो। उसके बाद में एक्सक्रेटेड बाय रेनल सिस्टम, तो ये किडनी के थ्रू जो है तो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। डोज शुड बी रिड्यूस्ड इन रेनल इम्पेयरमेंट। अगर पेशेंट को किडनी की कोई प्रॉब्लम है तो उसको डोज कम दिया जाएगा, है ना। इसको यूनिवर्सल डोज नहीं देंगे हम, क्योंकि वो यूनिवर्सल डोज किसके लिए है, जनरल पेशेंट्स के लिए है। अब अगर रेनल इम्पेयरमेंट है तो उसका डोज कम हो जाएगा।
है ना। उसके अब साइड इफेक्ट देखते हैं हम। तो सोमनोलेंस है ना, ड्राउजीनेस इंक्रीज करता है। अगरचे इससे क्या होता है, सेडेशन नहीं होता, नींद नहीं आती, लेकिन ड्राउजीनेस होती है। और क्या करता है, ड्राई माउथ कॉज करता है, फैटिग है ना, फैटिग कॉज करेगा। फेरेंजाइटिस कई बार शो करता है, रेयर केसेस में होता है लेकिन कई बार शो करता है फेरेंजाइटिस। अब हम देखते हैं बच्चों में क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उसके। अगर 6 से 12 साल के बच्चे को आपने लिवोसिट्रिजिन दे दिया तो उसको पायरेक्सिया हो सकता है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है, हमें लगेगा इसको बुखार आ गया है। लेकिन ये क्या होगा, लिवोसिट्रिजिन का साइड इफेक्ट। और क्या कर सकता है, कफ भी बढ़ा सकता है ना, रेयर केस में होता है लेकिन बच्चों में होता है, ये कफ भी बढ़ा देगा लिवोसिट्रिजिन कई बार। और एपिस्टेक्सिस भी देखने मिलता है, यानी ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, है ना, नाक में से ब्लीडिंग होने लगेगी, खून निकलने लगेगा 6 से 12 साल के बच्चे को अगर आपने दिया तो। प्रिकॉशंस क्या करने चाहिए लिवोसिट्रिजिन के देते टाइम हमें पेशेंट्स को। ल्यूसिटिजिन क्या करता है, एस्थेनिया प्रोड्यूस करता है, यानी वीकनेस करता है और सोमनोलेंस करता है, डिक्रीज मोटर परफॉर्मेंस एंड डिक्रीज अलर्टनेस। अलर्टनेस को डिक्रीज कर देगा, मोटर परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर देगा, वीकनेस लगने लगेगी पेशेंट को। पेशेंट को लगेगा कि बॉडी पेन कर रही है, वीकनेस हो गई है ना, पेशेंट का मन करेगा कि सो जाए डायरेक्ट जाके। तो इसलिए हमें क्या करना है, पर्सन वर्किंग इन मशीनरी। अब ऐसे लोग जो मशीनरी में काम करते हैं उनको बहुत ही केयर के साथ, एहतियात के साथ में हमें लिवोसिट्रिजिन देनी चाहिए। उन्हें कहना चाहिए जो फ्री टाइम है उसमें आप लिवोसिट्रिजिन लीजिए ना, वर्किंग टाइम से पहले मत लीजिए। और ड्राइविंग से पहले लिवोसिट्रिजिन नहीं देना चाहिए, क्या करेगा, ड्राउजीनेस शो करेगा, है ना। कई बार एक्सीडेंट्स होने का खतरा बढ़ जाता है इसके कारण। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अल्कोहल के साथ आपने लिवोसिट्रिजिन दिया तो ये अल्कोहल भी क्या करेगा, ड्राउजीनेस ही प्रोड्यूस करता है ना, तो लिवोसिट्रिजिन भी प्रोड्यूस करता है, तो ये बहुत ज्यादा ड्राउजीनेस कर देगा, है ना। इसलिए अल्कोहल के साथ या फिर कोई भी ऐसी मेडिसिन हो जिसको, जो सीएनएस डिप्रेसेंट हो, है ना, शुड नॉट बी कंबाइंड विद सीएनएस डिप्रेसेंट्स। ऐसी मेडिसिन जो सीएनएस डिप्रेसेंट हो उसके साथ लिवोसिट्रिजिन नहीं देना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग जो करवाती है मदर, उनको भी लिवोसिट्रिजिन नहीं देना चाहिए, या फिर बहुत ही अगर इमरजेंसी है तो देना चाहिए। क्या करता है, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है चिल्ड्रन में। इसके अलावा लिवोसिट्रिजिन के क्लिनिकल यूजेस क्या है, एलर्जिक राइनाइटिस में यूज होता है, स्नीजिंग है, रनी नोज है, इचिंग है, उसमें यूज होगा। क्रॉनिक इडियोपैथिक अर्टिकेरिया में यूज होगा, है ना, हाइव्स बन जाते हैं उसमें, लिप्स पे स्वेलिंग आ जाती है, थ्रोट में स्वेलिंग आ जाती है, इसमें यूज होगा। ये जो भी स्किन रिएक्शन है उसमें आप लिवोसिट्रिजिन दे सकते हैं। अस्थमेटिक पेशेंट को भी लिवोसिट्रिजिन देते हैं, किसके साथ देते हैं, मोन्टेल्यूकास के साथ देते हैं ना। अब हम देखते हैं इसका डोसेज फॉर्म क्या है। टैबलेट जो है तो 5 mg की आती है, टैबलेट इसकी लिवोसिट्रिजिन की। और सॉल्यूशन क्या कैसे देंगे हम, 2.5 mg पर 5 ml देंगे इसका सॉल्यूशन। उसके बाद में 6 साल से छोटे बच्चों को लिवोसिट्रिजिन नहीं देना चाहिए। एडल्ट को और चिल्ड्रन को, 12 साल से बड़े बच्चों को देना चाहिए, और एडल्ट को देना चाहिए ये। लेकिन 6 साल से देखो 6 से 12 हमने पढ़ लिया, अगर 6 से 12 देंगे तो लिवोसिट्रिजिन काम तो करेगा लेकिन साइड इफेक्ट उसके बहुत होंगे। और 6 से कम के बच्चों को तो देना ही नहीं चाहिए, और एडल्ट को देना चाहिए, और 12 साल से बड़े बच्चों को देना चाहिए। इसका इनिशियल डोज क्या होगा, 5 mg ओडी में देना है ना। ओडी मतलब वंस इन अ डे, मतलब 24 आवर में एक बार देना है, कितना, 5 mg। और 6 से 11 साल के बच्चों के लिए क्या रहेगा, अगर हमको देना पड़ा उसको इनिशियल डोज, हम क्या देंगे उसको, 2.5 mg ओडी में देंगे, यानी जो 5 mg की टेबलेट होती है इसकी, उसको तोड़ के आधी टेबलेट देंगे बच्चे को, ठीक है। 6 से 12 साल के, 6 से नीचे वाले को तो देना ही नहीं है। तो ठीक है, इसके साथ में हमने देख लिया लिवोसिट्रिजिन। इसमें अगर कोई डाउट हो या कोई चीज़ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।